कोऑर्डिनेशन की कितनी वेटेज है, कितने क्वेश्चन है, सब लोग कहते हैं बहुत कम हो गई, बहुत कम हो गई, लेकिन अभी इतनी भी कम नहीं हुई है कि इनऑर्गेनिक के कोर पार्ट से इसको हम हटा दें। चलिए यहां पर से देखते हैं कोऑर्डिनेशन का दिसंबर 2024 में मार्क्स की क्वेश्चन की डिस्ट्रीब्यूशन है 2, और क्वेश्चन नंबर 1 मतलब ये जो मास्टर क्वेश्चन पेपर उसमें पहला ही क्वेश्चन यहां पर से प्रस्तुत है एप्टीट्यूड के पास। कोऑर्डिनेशन का ये है, फॉर गिवन मेटल आयन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नेफ्लोक्सोटिक इफेक्ट ऑफ लिगेंड, जो कि ये गिवन है। नेफ्लोक्सोटिक इफेक्ट क्या है? नेफ्लोक्सोटिक इफेक्ट को ही यहां पर से बोलते हो क्लाउड एक्सपेंशन, क्लाउड एक्सपेंशन, है ना। यहां पर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जितना भी ज्यादा वो होता है एक्सपेंशन, उसी को नेफ्लोक्सोटिक इफेक्ट कहोगे। मेटल की ये मान लेता हूं डी सब सेल है, फ्री आयन की है ना, ये क्या है? ये फ्री आयन का है। तो इसमें यहां पर से जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होते हैं ना, यहां पर से तो ज्यादा होंगे, लेकिन अगर इसी मेटल को मैं यहां पर से क्या करूं, लिगेंड के साथ में जोड़ दूं, यहां पर से किसी एक एल लिगेंड के साथ जोड़ दूं, तो ये कैसा होगा? यहां पर से अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर पुश कर देगा, तो यहां पर से रिपल्सन क्या हो जाएंगे? डिक्रीज कर जाएंगे, है ना। रिपल्सन डिक्रीजेस, डिक्रीजेस, ठीक है। तो उसकी वजह से नेफ्लोक्सोटिक इफेक्ट इंक्रीजेस, है ना। नेफ्लोक्सोटिक इफेक्ट इंक्रीज करने का मतलब है क्लाउड का एक्सपेंशन होना, ज्यादा दूर तक फैल जाना, ज्यादा दूर तक फैलेगा तो रिपल्सन कम हो जाएगा। दिस इज योर कंप्लीट कॉन्सेप्ट। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं उल्टा सीधी चीजें पढ़ पढ़ के। फिर से सुन लो, नेफ्लोक्सोटिक इफेक्ट का मतलब होता है क्लाउड एक्सपेंशन, दैट मींस कम रिपल्सन करे। तो याद रखना कि यहां पर से कौन सा लिगेंड जितना ज्यादा, यहां पर से नेफ्लोक्सोटिक इफेक्ट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? कोवैलेंट कैरेक्टर वाले लिगेंडो के। फिर से सुन लो वाई, फिर से बहुत आसानी से समझ में आएगा, रटना ही नहीं पड़ेगा। यहां पर से ये फ्री आयन है, इसमें जितना रिपल्सन होता है वो हम देखते हैं नेफ्लोक्सोटिक इफेक्ट के थ्रू। नेफ्लोक्सोटिक इफेक्ट ये हम पढ़ते हैं, यहां पर रिपल्सन क्या होता है? राका पैरामीटर आपने पढ़ा होगा, राका पैरामीटर को रिपल्सन नापने के लिए कैलकुलेट करते हैं, उसी को आप बी वैल्यू बोल देते हो। तो यहां पर से जैसे ही एक एक्सटर्नल लिगेंड लगाते हो तो वो क्या करता है? इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर खींचेगा, इसके वाले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर खींचेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर खींचेगा, और इसी को ही क्या कहते हो आप? कि क्लाउड एक्सपेंशन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो पहले बहुत रिपल कर रही थी अब कम रिपल करेगी, तो यहां पर से कहेंगे कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा इंक्रीज होता है ना, उसकी वजह से वहां पर क्लाउड का एक्सपेंशन उतना ज्यादा होगा और नेफ्लोक्सोटिक इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। फिर से सुन लेना, रिपल्सन कम होना ही नेफ्लोक्सोटिक इफेक्ट ज्यादा होना होगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेफ्लोक्सोटिक इफेक्ट, या यहां पर से कह सकता हूं इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जितना ज्यादा हो रहा है उसका इनवर्स है नेफ्लोक्सोटिक इफेक्ट। ठीक है, तो यहां पर से अगर ये आप समझ गए होगे तो यहां पर से क्या है? आयनिक कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 नेफ्लोक्सोटिक इफेक्ट। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर यहां आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा लिगेंड में तो यहां पर ज्यादा रिपल्सन होगा, ज्यादा रिपल्सन होगा तो क्लाउड एक्सपेंशन कम होगा, हो पाएगा। नेफ्लोक्सोटिक इफेक्ट क्या है? क्लाउड एक्सपेंशन। तो क्लाउड एक्सपेंशन तो हुआ नहीं, कम हुआ, तो रिपल्सन ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा तो यहां नेफ्लोक्सोटिक इफेक्ट की वैल्यू घट जाएगी, राका पैरामीटर की वैल्यू बढ़ेगी। याद रखना, राका पैरामीटर की वैल्यू बढ़ेगी, रिपल्सन की वैल्यू तो बढ़ रही है, लेकिन नेफ्लोक्सोटिक इफेक्ट जो कि कॉमन, मतलब इसको आप इसके नाम से समझो क्या है? क्लाउड का एक्सपेंशन कम हो रहा है तो नेफ्लोक्सोटिक इफेक्ट घट जाएगा। अगर इस चीज को आपने समझ लिया होता तो यहां पर से जब ऑर्डर देखते हो ना, तो नेफ्लोक्सोटिक इफेक्ट में अगर देखोगे तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? जो आयोडाइड है ये सबसे मैक्सिमम होगा, फिर आपका ब्रोमाइड होगा, फिर आपका क्लोराइड होगा, और फिर आपका फ्लोराइड होता है। अगर यही बात होती है नेफ्लोक्सोटिक पैरामीटर की, ठीक है, जो कि बीटा से रिप्रेजेंट होता है, तो वो इसका रिवर्स होता है, वो बाद में पढ़ेंगे, हम पीवाईक्यू देख रहे हैं तो उसको देख लेते हैं। तो यहां पर से ये वाला तो बिल्कुल हट जाएगा, ये वाला भी बिल्कुल हट जाएगा। अब यहां पर से है इसमें से साइनाइड और ये इसमें, तो यहां पर से जो ओवरऑल ऑर्डर आता है ना, वो आप पूरी सीरीज पढ़ते हो तो वहां पर से ईएन इथाइलिन डाइअमीन का जो है मोर कोवेलेंट कैरेक्टर रखता है एज कंपेयर टू अमीन। तो यहां पर से आंसर नंबर डी इज योर मोर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। CSIR नेट दिसंबर 2024 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इथाइलिन डाइमीन से रिलेटेड। K3CuF6 इज, तो इसको करने से पहले एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि 3D का मेटल जो है +2 में
जब रहता है तो यहां पर से हैलाइड डोनर हो सकते हैं, ऑक्सीजन डोनर हो सकते हैं, नाइट्रोजन डोनर हो सकते हैं और पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स हो सकते हैं। तो यहां पर से बोला जाता है कि जितने भी पाई एक्सेप्टर के इधर हैं वो तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, लेकिन जो इसके इधर होते हैं तो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। वही मेटल अगर यहां पर से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाए तब क्या बोलते हैं कि यहां पर से ऑक्सीजन डोनर, यहां पर से नाइट्रोजन डोनर और सबसे आखिरी में पाई एक्सेप्टर वाले जो हैं वो तो +2 में ही स्ट्रॉन्ग हो गए थे तो +3 में तो होंगे ही, लेकिन यहां पे बोला जाता है नाइट्रोजन वाले सारे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और ऑक्सीजन वाले वीक रहते हैं कुछ के लिए, लेकिन कोबाल्ट एक्सेप्शनल है, इसके लिए स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसके अलावा मैंगनीज हो, आयरन हो, क्रोमियम हो, इन सब के लिए वाटर कैसा बिहेव करेगा, ऑक्सलेट कैसा बिहेव करेगा वीक फील्ड लिगेंड के लिए, लेकिन इसके साथ कैसा बिहेव करेगा, वाटर, ऑक्सलेट, O2 निगेटिव, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ये सारे स्ट्रॉन्ग बिहेव करेंगे फॉर कोबाल्ट और ये सारे लिगेंड इसके लिए वीक। बस इतनी कहानी है, अगर आप ये समझ गए तो बहुत बढ़िया है। दूसरी बात है ये है जब बात होती है ऑक्टाहेड्रल की, लेकिन जब बात होती है मतलब ये बात होती है जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जिसको आप ऑक्टाहेड्रल कहते हो, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या होता है कि 3D का मेटल +2 में होता है तो उसके लिए क्या होता है, यहां पर से हैलाइड डोनर, ऑक्सीजन डोनर और नाइट्रोजन डोनर और उसके बाद है पाई एक्सेप्टर वाले। तो यहां पर से इनके लिए नाइट्रोजन डोनर ही +2 में कैसे हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और अगर ये वाले हैं तो वीक फील्ड लिगेंड। लेकिन अगर 3D का मेटल हो, +3 में हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, उस समय तो बहुत गजब की चीज देखने को मिलती है। यहां पर से लिख देना ऑल आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, चाहे हैलाइड क्यों ही ना हो उसके लिए भी कैसे होने लगते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, लेकिन उसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होना चाहिए। लेकिन 3D का मेटल अगर +3 में है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल है, तो हैलाइड कैसा होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा और ऑक्सीजन वाले जितने भी हैं इन सब के लिए वीक होंगे, कोबाल्ट के लिए खाली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इतनी चीजें हमारे कॉन्सेप्ट के लिए थी। अब आपका आंसर निकल आएगा। यहां पर से अगर आप सॉल्व कर रहे होगे तो कॉपर जो है वो +3 में निकल के आएगा, लेकिन साथ में कौन जुड़ा हुआ है, हैलाइड है। हैलाइड +3 में कैसा होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो अगर यहां से ये देखोगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, D8 होगी, और D8 होगी तो VBTC आप पढ़ोगे कि यहां पर से इसका हाइब्रिडाइजेशन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स से मिलकर बनता है। मतलब यहां पर से कैसे, कुछ ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहां पर से ये हो गया 6 बना दिया ना, ये गलत हो गया, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 4 5 और उसके बाद यहां पर से 6 7 और यहां पर से 1 8, 2 अनपेयर रह गए। यहां से इनका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2 और ये दोनों अनपेयर रहते हैं, इसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक स्पीशीज। तो ये स्टेटमेंट जो लिखी थी बिल्कुल सही है। अब सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का जो फॉर्मूला होता है वो अगर आपको पता होता तो शायद आप सॉल्व कर लेते। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड मतलब यहां पर से क्या है, Na2 FeCN का होल 5 NO, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा बनके तैयार होता है इसके लिए, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। अगर इसको आप ओपन करोगे तो FeCN का होल 5 NO और यहां पर से आपका क्या आ जाएगा, 2 निगेटिव आ जाएगा। फिर उसके बाद यहां पर से आप अगर सॉल्व करोगे तो इसको x प्लस यहां से कितना आएगा, -1 इंटू 5 प्लस में इसका कितना लेते हैं, +1 लेते हैं, इज इक्वल्स टू -2। यहां पर से देखोगे तो इसमें क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू -5 और यहां पर से क्या हो जाएगा, +1 इज इक्वल्स टू -2। x की वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे तो यहां से -4 हो जाएगा, उधर जाएगा तो यहां से +2 आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही आ गया +2 मतलब अब हमारे पास क्या हो गया है, Fe इन +2 आ गया है। और अगर Fe इन +2 आ जाता है और Cn है हमारे पास तो 1 2 यहां पर से ये रहा 1 2 3 4 5। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करो, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D6 होगी, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यहां पर से जो लिगेंड लगे हैं वो कैसे हैं, SFL हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हैं, तो सारे पेयरिंग करा देंगे और यहां पर से आपको बेहतरीन तरीके से इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन और डायामैग्नेटिक सिस्टम मिलेगा।
उसमें पैरामैग्नेटिक है बिकॉज इसे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हो और इसे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हो। इसके साथ में ये सिस्टम मिलकर तैयार हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट इज वेरी ट्रू, आंसर नंबर ए इज करेक्ट। चलिए सेकंड की बात करते हैं। बोथ AgF4, AgF4 है मतलब सीधी बात है यहां Ag+3 में है। एंड यहां पर से ध्यान से देखना Ag+3 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मतलब इसके लिए तो फ्लोराइड भी जो क्या होगा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। समझाया है कि 3D के मेटल +3 में कोऑर्डिनेशन, 3D मतलब D कोई भी हो सकता है, 4D के लिए तो 4D 5D के लिए तो जरूर, मतलब जो चीज 3D के लिए है तो 4D 5D के लिए तो सोचना ही नहीं, क्योंकि वो और गजब की स्प्लिटिंग कराते हैं, उनका जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है। 3D में अगर कोई चीज पॉसिबल है वो 4D 5D में 100% होगा, क्योंकि उनकी स्प्लिटिंग टेंडेंसी उनसे भी ज्यादा होती है ना। तो यहां पर से चीज याद रखना। अब इसमें क्या इसके लिए है, ये तो अभी हम लोगों ने सीख लिया है। क्या ये डायामैग्नेटिक है? आंसर है नहीं। अकॉर्डिंग टू VBT ये कैसा है? अकॉर्डिंग टू VBT पैरामैग्नेटिक है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। अब इसके लिए क्या देखते हैं, डायामैग्नेटिक है क्या? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहां पर से क्या बनेगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा। और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स अगर बनेगा तो स्प्लिटिंग कुछ ऐसे होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा। ये कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा। तो ये तो सही है डायामैग्नेटिक है, लेकिन ये पैरामैग्नेटिक होगा। फिर बोथ COEN का होल थ्राइस, मतलब यहां पर से क्या आ रहा है, कोबाल्ट इन +3, EN मतलब इथाइलिन डाइअमीन, जो कि यहां पर से नाइट्रोजन अगर +3 में है, नाइट्रोजन कैसे बिहेव करेगा +3 में 3D के मेटल के साथ, स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो यहां पर से जैसे ही होगा ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है और ये पैरामैग्नेटिक, इसको पैरामैग्नेटिक कह रहे हैं, तो ये तो स्टेटमेंट सही है। लेकिन कोबाल्ट का +3 है और ये कैसा बिहेव करेगा, SFL की तरह। तो यहां पर से +3 का मतलब होता है D6। अरे D6 ही तो होता है। D6 में देखो कैसा आ गया, डायामैग्नेटिक सिस्टम आता है। अगर आप ड्रॉ करके देखोगे तो भी आपको यही रिजल्ट मिलने वाला है। यहां पर से इलेक्ट्रॉन फिल कर लो D6 के, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो सारे पेयर हो जाएंगे, ये लो पेयर हो गए, और ये इनका हाइब्रिडाइजेशन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, D2sp3, और इसे बोलते हो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, और ये सिस्टम कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। तो आंसर गलत हो जाएगा। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इज पैरामैग्नेटिक, ये स्टेटमेंट गलत है। ये कैसा होता है, डायामैग्नेटिक होता है। एंड CO इज ए डायामैग्नेटिक, ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन नाइट्रोप्रोसाइड कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। प्रूफ करके पूरा दे दिया है। सो मोस्ट करेक्ट आंसर इज ए, और यही CSIR नेट की आंसर की में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्दर आपका 2 मार्क्स का है। द ऑप्शन शोइंग द करेक्ट स्ट्रक्चर टाइप फॉर ZnFe2O4 एंड KMnF3। आपने देखा होगा पिछले 1-2 एग्जाम से स्पाइनल्स में ऐसा ही कर रहा है कि आपको स्पाइनल देगा और साथ साथ में इसके सॉलिड के साथ उसका स्ट्रक्चर पूछ लेगा, किस तरह होगा, स्पाइनल होगा, फ्लोराइट होगा, पर्वोस्काइट होगा, इस तरह। तो ये तो हमारा जो किस तरह का कॉम्प्लेक्स है, इसे हम लोग स्पाइनल्स में ही पढ़ते हैं, ये तो रटा हुआ है। स्पाइनल्स की खास बात क्या होती है, इनका फॉर्मूला होता है M3O4, जिसमें से M3 में M+2 और 2 मेटल M3 पॉजिटिव में होते हैं और 4 यहां पर 2 निगेटिव में होते हैं। ये हमारे पास सिस्टम होता है। FCC लैटिस में क्रिस्टलाइज होते हैं, 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती हैं और 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती हैं। तो यहां पर से ये जो आपका आता है, इसको, इस स्ट्रक्चर को पर्वोस्काइड बोलते हैं। पर्वोस्काइड स्ट्रक्चर, ये उसमें क्रिस्टलाइजेस होता है। सिंपली आपको पता होता तो आप आंसर लगा देते यहां पर से, पर्वोस्काइट। ठीक है, ये रहा यहां पर से ऑप्शन नंबर C, और सारे ऑप्शन कट जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, फिर से नया क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, CSIR नेट का। यहां पर से क्वेश्चन के साथ में क्वेश्चन आईडी है, द नंबर ऑफ D and P टर्म्स दैट अराइजेस फ्रॉम P3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एन एटम। ये काफी डिस्प्यूटेड क्वेश्चन रहा, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग मेथड से अलग अलग तरह से आंसर दिया है। CSIR नेट ने, अकॉर्डिंग टू CSIR नेट, जो यहां पर फाइनल आंसर की आई थी वो मैं आपको डिस्कस करूंगा, और यहां पर आपके सामने उसको प्रूफ करूंगा कि उस आंसर को कैसे जस्टिफाई किया जाएगा। उसमें आंसर क्या था, डी आंसर इज योर करेक्ट आंसर। कैसे होगा ध्यान से देखिएगा, यहां पर से P सबसेल दी गई थी, P3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। P सबसेल का आपको पता है, P के लिए L की वैल्यू 1 होती है और ML की वैल्यू कितनी होती है, +1 0 और -1। ठीक है, -1।
तो यहां पर से आप +1 0 -1। अब इसकी पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है, देखिए इसकी P3 कॉन्फ़िगरेशन की 3 ही पॉसिबिलिटी हो सकती, चौथी कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। कैसे, आइए देखते हैं। एक ट्रिपलेट की और 2 डबलेट्स की, मतलब एक तो वही जो हमारे हुन्स रूल बताते हैं, बहुत आसान सा मेथड है। सिंपली यहां से अगर इसके लिए सॉल्व करोगे तो आपकी एस वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है 2s+1। तो यहां से 2 इंटू एस की वैल्यू है यहां पर से 3/2 +1, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ जाएगी, 4। ये है कैलकुलेट करने का मेथड। और मैं आपको शॉर्ट मेथड बताता हूं कि जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो उससे एक ज्यादा रख लेना, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। अब ये आ गया है। दूसरी बात, यहां से एल की वैल्यू कितनी आई है, देखो यहां पर से इसकी एल की वैल्यू, यहां से एम एल की वैल्यू जो है तो वो 1 +1 0 -1, मतलब एल की वैल्यू यहां से 0 हो गई। 0 हो गई तो इसके करस्पॉन्डिंग जो स्टेट आती है वो एस आती है। और यहां पर से अगर हम इसके ऊपर स्पिन मल्टीप्लिसिटी चिपका दें तो इसे कहते हैं 4s है इसको, मतलब इसे टर्म बोलते हैं। अगर खाली एस लिख रहे थे तो उसे स्टेट बोलते हैं, याद रखना। अगर खाली एल लिखा हो तो इसे क्या बोलते हो, स्टेट बोलते हो। अगर एल के ऊपर यहां पर से स्पिन मल्टीप्लिसिटी लग जाए, ठीक है, अगर इसके ऊपर स्पिन मल्टीप्लिसिटी लग जाए तो स्टेट के बाद इसे क्या बोलने लगते हो, इसे टर्म बोलने लगते हो। और अगर इसी के ऊपर स्पिन मल्टीप्लिसिटी के साथ जे वैल्यू लग जाए तो इसे टर्म सिंबल बोलने लगते हो। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, यहां पर से ये ऐसे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर से ये सारी चीजें हैं इतनी। दूसरी बात है, अगर आप इसका देख रहे होगे P3 टर्म जो है, P3 टर्म के माइक्रो स्टेट्स निकालोगे ना, माइक्रो स्टेट्स निकालोगे तो वो किस फॉर्मूले से निकलते हैं, NCR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का होल फैक्टोरियल। r यहां पर से क्या, n क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल में कितने हैं, यहां पर से n कितना है, n की वैल्यू है 6। और यहां पर से c r की वैल्यू यहां पर से कितनी है, कितना गिवन है, 3। तो यहां पर से आप बात करोगे तो 6 फैक्टोरियल है, 6/5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन r कितना है, गिवन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3 गिवन फैक्टोरियल के साथ में ये। तो यहां पर से आप अगर कैंसिल आउट करोगे तो ये वाला ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 - 3 वाला यहां से क्या निकलेगा, 3 फैक्टोरियल निकलेगा। और इसी 3 फैक्टोरियल को ओपन कर लोगे तो कुछ ऐसा आएगा। तो फाइनली आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहां पर से कैलकुलेट करके देखो कितना आएगा, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया तो यहां पर से 2 आ जाएगा। 3 से ये कट गया तो 3 से यहां कितना कटेगा, 2। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। तो यहां से P3 के लिए कितनी माइक्रो स्टेट्स आती हैं, 20। अब ये जो आई हैं इन्हें माइक्रो स्टेट्स कहते हैं। और यहां पर से ये एक मेथड हो गया है। अब इसके बाद यहां पर से जो बोला जाता है माइक्रो स्टेट्स जो होती है ना, यहां पर से माइक्रो स्टेट्स सबसे पहले आती हैं। ठीक है, कि माइक्रो स्टेट्स एक्चुअली में है क्या, कि किसी भी गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम पॉसिबली मैक्सिमम कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं उसे माइक्रो स्टेट कहते हैं। फिर उसको अगर हम एनर्जी के बेसिस पे कुछ क्राइटेरिया लगा के उन्हें फिर से सिंप्लीफाई करते हैं तो उसे हम बोलते हैं, ये स्टेट्स में डिवाइड करते हैं, कितनी स्टेट्स में जाएगा। अगर उसको थोड़ा सा और कंजर्व कर दें तो उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, टर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी टर्म को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के उसमें रख दें तो यहां पर स्प्लिट हो जाता है ये टर्म और ये गिवन हो जाता है टर्म सिंबल। ठीक है, और इसके लिए जो माइक्रो स्टेट है आपको फॉर्मूला बता दिया, NCR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r का होल फैक्टोरियल है। स्टेट की बात करते हो तो L आता है, टर्म की बात करते हो तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आती है, टर्म सिंबल की बात करते हो तो यहां पर से स्पिन मल्टीप्लिसिटी के साथ में J वैल्यू आ जाती है। ओवरऑल इसे ये बोलते हैं। ठीक है, यहां पर से ये होता है। और अगर यहां पर से एक और माइक्रो स्टेट का फॉर्मूला होता है, वो होता है 2s+1 और 2l+1 भी होता है। इसी को बोलते हो स्पिन मल्टीप्लिसिटी इंटू 2l+1। ये भी माइक्रो स्टेट कैलकुलेशन का फॉर्मूला है। अगर हमें गिवन टर्म गिवन है और उससे हमें माइक्रो स्टेट्स निकालनी है तो इसका भी यूज कर सकते हो आप। ठीक है, चलिए अपने पीवाईक्यू पे आते हैं। डिटेल एनालिसिस कर रहा हूं तो सब कुछ बता दूंगा। अब एक पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों यहां भर दो और एक इलेक्ट्रॉन यहां भर दो, कुछ ऐसे हो सकता है। अब हो सकता है कि आपने एक इलेक्ट्रॉन यहां भर दिया हो, ठीक है, सॉरी, एक दोनों इलेक्ट्रॉन यहां भर दो, एक यहां भर दो। तो यहां पर से क्या होगा, +1 0 -1। और यहां पर से अगर आप देखोगे तो +1 0 -1। अब आप में से कई बच्चे कह सकते नहीं सर
इसको मैं यहां रखूंगा और इन दोनों को मैं यहां पे रखूंगा। तो ध्यान से रखना, ध्यान देना कि यहां पर हमारी जो L की वैल्यू है ना, अगर यहां पे भी रखोगे ना तो इसको हम कंसीडर पॉजिटिव ही करेंगे, चाहे ये वाली स्टेट बना लो, है ना, या इसके साथ में ये वाली स्टेट बना लो, दोनों का कहने का मतलब एक ही है, ये आइडेंटिकल है। सिमिलरली जैसे ये वाला बनाया है, चाहे ये दोनों बना लो और चाहे ये वाला बना लो, आइडेंटिकल है। मतलब यहां पे वैल्यू ओवरऑल पॉजिटिव रखना है। तो एस की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कितनी आ रही है, एक से ज्यादा हो गया तो 2, और एल की वैल्यू कितनी आ रही है 1 और 2। यहां पर से ये वाली 1 की वैल्यू, एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और 2 के करस्पॉन्डिंग टर्म आती है डी, 2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू आती है डी। और यहां पर से देखोगे तो एस की वैल्यू कितनी आ रही होगी 1/2, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू इससे एक ज्यादा तो 2, और यहां पर से एल की वैल्यू कितनी आ रही, सिर्फ एक ही है 1, तो 1 के करस्पॉन्डिंग यहां से पी आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर से स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऊपर चिपका दो 2, और इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऊपर चिपका दो 2। तो ये हैं पॉसिबल टर्म्स, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता है। और यहां पर से आप कैलकुलेट करोगे ना, और अगर डबल वेरीफाई करोगे तो मैंने कहा था ना गिवन टर्म ये है, ये टोटल, इसे कहते हो टोटल पॉसिबल टर्म्स, टोटल पॉसिबल टर्म। अब इसे अगर क्रॉस चेक करना है तो इनको एक्सपैंड करके देख लो, 20 ही आंसर आएगा, जैसे पीछे वाला फॉर्मूला बताया है। ये देखिए पीछे वाला क्वेश्चन यहां पर से। ठीक है, तो हमारे पास अगर मैं प्रूफ करके दिखा दूं यही आएगा आंसर, क्योंकि हमारे पास जो टर्म आई है वो क्या आया है 4s आया है, D2 आया है और P2 आया है। L की वैल्यू 0 1 2 3, इसके लिए SPDF होता है ऐसे। ठीक है, अब यहां पर से मैं माइक्रोस्टेट का कैलकुलेशन करने जा रहा हूं, डायरेक्ट फॉर्मूले में रखूंगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी ये वाला फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी गिवन है 4, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2, एल की वैल्यू यहां पर से क्या है 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एल की वैल्यू एस की कितनी होती है 0 + 1 हो गया। यहां पर से डी की वैल्यू कितनी होती 2 + 1 हो गया, इसकी कितनी होती 1 + 1 हो गया। तो जरा एक बार बताना यहां पर से टोटल टर्म्स कितनी आ जाएंगी, यहां पर से तो ये 0 हो गया, इसका यहां पर से मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ और सिर्फ यहां पर से 4 टर्म निकल के आ रही हैं। इसका देखोगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और यहां पर से 8 और 2 10 निकल आई। सिमिलरली अगर आप इसके लिए देखोगे तो 2 दूनी 2 कम 2, 2 दूनी 4, 4 2 6, तो ये आ गया। तो देखो भाई टोटल टर्म्स 20 आई कि नहीं, हेंस वेरीफाई, ये हमारा क्वेश्चन होगा। और इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर पूछा था कि इस कॉन्फ़िगरेशन में डी और पी टर्म्स कितनी हैं, तो आंसर है 1 और 2। इन्हें टर्म कहते हो, अगर इसी में नीचे जे वैल्यू वगैरह लगा दोगे तो उसे टर्म सिंबल कहते हो। ये रहा पीछे एक्सप्लेन कर रखा है सारा डिटेल में, देख लो। ठीक है, चलिए यहां पर से मैं अभी आपको लगा देता हूं आंसर, तो पहले ही बता दिया था 1 and 1 काफी डिस्प्यूटेड क्वेश्चन था, सब कोचिंगों ने सबने अलग अलग आंसर दिए हुए थे। ये वन ऑफ द मोस्ट डिस्प्यूटेड आंसर था CSIR नेट दिसंबर 2024 में, जिसका क्रिस्टल क्लियर आपको मैंने आंसर दे दिया है विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन गिवन। ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये भी CSIR नेट का क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा बढ़िया तरीके से लेना, हल्के में मत ले लेना। ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग सारे यहां पर से आंसर बताए जाएंगे, एक्सप्लेनेशंस होंगे। गिवन आर स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ MEN का होल टॉइस, मतलब इथाइलिन डाइअमीन के साथ में कुछ कॉम्प्लेक्स बन रहा है, एंड MEDTA, EDTA क्या है इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, ये है हमारा यहां पर से ये कॉम्प्लेक्स, और ये है टेट्रा एसीटेट वाला, जिसमें हेक्सा आपकी वो होती है, क्या नाम है, हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है, EDTA 2 निगेटिव के साथ में। ठीक है, अब यहां पर से पूछा गया है वेयर M+2 इज ए डाइवेलेंट मेटल आयन, यहां पर से ये वाला हो या वो वाला हो, दोनों में ही हमारे इस तरह का सिस्टम गिवन है। अब यहां पर से पूछा डाइवेलेंट मेटल आयन अगर हमारे पास है तो इसके साथ में द लॉग बीटा वैल्यू इज लोएस्ट फॉर Mn इन बोथ, इस कॉम्प्लेक्स में, इस सीरीज में, इसके। तो देखो यहां पर से बोला गया है द लॉग बीटा इज लोएस्ट फॉर Mn इस वाले कॉम्प्लेक्स में और इस वाले कॉम्प्लेक्स में। तो यस, ये बात सही है। ऐसा क्यों है, यहां पर से देखोगे तो एक हमारी सीरीज होती है, उसे बोलते हो एरविन, एरविंग, यार स्पेलिंग देख लेना, एरविंग विलियम सीरीज, विलियम सीरीज, है ना। इस सीरीज के अकॉर्डिंग यहां पर से ऑर्डर आता है Mn, Fe, है ना, आयरन, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। बस यहां पर रिवर्स हो जाता है और आपके सामने ये ऑर्डर बनके
तैयार होता है +2 में 3D के मेटल के कॉम्प्लेक्सेस में, अगर हमारा कोई भी ग्रुप आ रहा है तो यहां पर से लीस्ट बताया गया है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। द लॉग बीटा इज लोएस्ट फॉर Mn2 इन बोथ कॉम्प्लेक्सेस, सच्ची बात है। उसके बाद है द लॉग बीटा वैल्यू फॉर MnEDTA इज लोअर देन दिस कॉम्प्लेक्स। अब कह रहा है कि Mn के ही दोनों कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन लॉग बीटा वैल्यू फॉर इज लोअर फॉर दिस, ये स्टेटमेंट गलत है। बिकॉज जब इसके लिए बनाओगे ना, तो यहां पर से आपका क्या होगा, Mn का यहां पर से हेक्साडेंटेट 5 रिंग आएंगी, मतलब यहां पर से इथाइलिन डाइअमीन हेक्साडेंटेट लिगेंड है। तो मान लो जो भी यहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन कोई भी लिगेंड मान लेते हैं, कुछ यहां पर से टेट्रा इथाइलिन डाइअमीन, मतलब 2 नाइट्रोजन सेंटर होते हैं, 4 ऑक्सीजन सेंटर होते हैं। तो यहां पर से कुछ इस तरह का हमारे पास लिगेंड बनके तैयार होता है यहां पर से ओवरऑल, जिसमें बहुत सारी चीलेटिंग रिंग्स हैं। तो और इस वाले में अगर आप देखोगे तो इथाइलिन डाइअमीन है, तो सिर्फ नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन, एक और दो ही रिंग है। तो इसके कंपैरिजन में ज्यादा रिंग है, ज्यादा रिंग वाला ज्यादा स्टेबल होता है, ये सब हमने पढ़ा है, बहुत सारे मेथड होते हैं। एक इंट्रोपी फेवर करती है ज्यादा रिंग्स में, और एज वेल एज इंथैल्पी भी फेवर करती है, इसलिए ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो गई। द लॉग बीटा वैल्यू इंक्रीजेस इन सीरीजेस Mn to जिंक फॉर बोथ EDTA एंड EN कॉम्प्लेक्सेस। ध्यान से देखो, ये बात सही तो कह रहा है, लेकिन इस जगह ये मात खा जाता है फॉर दिस कॉम्प्लेक्स। कॉपर के केसेस में क्या होता है, कम पड़ने लगती है एज कंपेयर टू, मतलब सॉरी, कॉपर के केसेस में बढ़ जाती है जिंक के कंपैरिजन में, इसलिए ये वाला क्वेश्चन हमारा जो है गलत हो जाएगा यहां पर से, तो इसको हटा देंगे। फिर द डेल्टा एस रिमेन्स नियरली कांस्टेंट अलोंग द सीरीज, बिल्कुल सही बात है। यहां पर से जो चेंज आएगा वो नियरली कांस्टेंट होगा। डेल्टा एस क्या है, यहां पर से आप इथाइलिन जैसे मान लो, मैं एग्जांपल, डेल्टा एस होता क्या, देखो यहां पर से मेरे पास कॉम्प्लेक्स मान लेता हूं MnH2O का होल 6, ये कॉम्प्लेक्स था। आपने इसके ऊपर क्या डाला, इथाइलिन डाइअमीन डाला। इथाइलिन डाइअमीन जैसे ही डाला तो यहां पर से क्या होगा, 2 वाटर बाहर गए और एक इथाइलिन डाइअमीन ने कब्जा कर लिया, यहां पर से होल 4 बन गया मान लो। या यहां पर से टेट्राडेंटेट बनाना है ना, तो यहां पर से 4 लेके ही चलो, 4 लेके चले तो यहां पर से 2 और 1 ही आ गया। अगले में ये रिएक्टेंट बना H2O का होल ट्वाइस और En, इसके ऊपर आपने दूसरा En डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, यहां पर से En और En का होल ट्वाइस हो गया। और ये अगर मान लो +2 में है तो +2 में रख लेते हैं सारा, क्योंकि सारे न्यूट्रल हैं। अब एक चीज देखो, यहां पर से रिएक्टेंट में कितने मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल, तो इसकी N की वैल्यू कितनी हो गई, 2। प्रोडक्ट में कितनी हुई है, अरे भाई 2 वाटर निकल रहे हैं, यहां पर से भी 2 वाटर निकल रहे हैं, तो 2 1 3, 2 और 1 3, यहां की N की वैल्यू कितनी है, 3 है। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट 3 - 1, डेल्टा N की वैल्यू 1 आ जाएगी। मतलब यहां पर प्रोडक्ट में रिएक्ट पार्टिकल्स की संख्या बढ़ रही है, और हमें पता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नंबर डेल्टा N के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा S, और जितना ज्यादा डेल्टा S होगा और उतनी फास्ट रिएक्शन होती है। लेकिन यहां कह रहा है कि ये रिमेन कांस्टेंट है अलोंग द सीरीज, मतलब इसके सबके लिए कांस्टेंट है, लगभग लगभग नियरली। तो ये तो बात सही है ना, यहां पे आप चाहे Mn रख लो चाहे Fe रख लो, इसमें नंबर्स में वही डेल्टा N की वैल्यू लगभग 1 आएगी, और अगर डेल्टा N की वैल्यू 1 आएगी, जो कि 1 सबके लिए 1 है, तो सबके लिए डेल्टा S वैल्यू भी उतनी ही ऑलमोस्ट आएगी। दैट मींस आंसर नंबर A एंड D ओनली, दिस इज योर मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर बाय CSIR नेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर से आपके सामने 4 मार्क्स का है। फिर से मैं कह रहा हूं, जो लोग कहने लगे हैं कि CSIR नेट में कोऑर्डिनेशन का वेटेज कम हो रहा है, तो एक बार उनको ये सेशन जरूर दिखाइएगा, उनके सामने क्वेश्चन जरूर रखिएगा, प्रस्तुत कर देना। 2 नंबर का यहां से, 2 नंबर यहां से, 4 4 2 6 6 2 8 और 8 4 यहां से कितना हो गया, ये 8 4 12, ठीक है। 12 नंबर तो ये हो गए, और 12 4 नंबर का ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और 4 नंबर का यहां से क्वेश्चन है, 12 4 16 4, 20 नंबर का आपका अगर कहीं से दिख रहा है पेपर, और उसके बावजूद आप ये कहो कि ये कम है, तो भाई फिर आप गलती कर रहे हो। जो लोग ये बता रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन का वेटेज कम हो गया ना, उनको एक बार एनालिसिस करके दिखा दो। ये है CSIR, ये मैं अपने हाथ से नहीं लिख रहा हूं,
क्वेश्चन नंबर मास्टर क्वेश्चन पेपर है जो कि CSIR नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, क्वेश्चन आईडी जो कि CSIR नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे है, और कितने मार्क्स का है और ईयर यहां पर सब कुछ मेंशन है, आप जाके चेक कर सकते हो। मैंने कोई यहां पर से DPP असाइनमेंट या नॉर्मल क्वेश्चन कहीं बुक का नहीं डाला है ना। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बिटवीन ट्रिपलेट डी एंड ट्रिपलेट एफ मल्टीप्लेट ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट कपलिंग इज, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चनों में से है। फिर से कह रहा हूं, काफी बढ़िया क्वेश्चन था और कहीं ना कहीं यहां काफी दिक्कतें आई थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन हम लोग इसको यहां पर से डिस्कस करेंगे कि कैसे होगा। ट्रिपलेट डी का मतलब है यहां पर से स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात हुई है ये, और यहां पर से इसकी बात हुई ट्रिपलेट एफ यहां पर से, ठीक है। यहां पर से बात हुई है ट्रांजिशन बिटवीन ट्रिपलेट डी एंड ट्रिपलेट एफ मल्टीप्लेट ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। तो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के लिए यहां पर से डेल्टा जे इज इक्वल्स टू 0 होता है और प्लस माइनस 1 होता है, पहले तो ये जान लो। अब इसके करस्पॉन्डिंग आपको पता हो जाना चाहिए अगर यहां पर से डी वाले के लिए सॉल्व करेंगे और एफ वाले के लिए सॉल्व करेंगे। यहां पर से अगर आपको दिख रहा है स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 3 है, तो इसकी एस वैल्यू कितनी रही होगी, 1, क्योंकि हमें पता है 2s प्लस 1 जो होता है वो क्या होता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर किसी की 3 है तो 2s प्लस 1 हो गया, और यहां पर से आपका 2s इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1, तो यहां पर से 2 हो गया, और s इज इक्वल्स टू 2/2 मतलब 1 हो गया। यही तो है, ऐसे ही निकाल लिया हमने। दूसरी बात क्या है, यहां पर से एल वैल्यू, क्योंकि गिवन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्टेट क्या है, डी है, तो इसका मतलब इसका क्या होगा, एल यहां पर से 2। सिमिलरली स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर 3 है तो एस की वैल्यू 1 रही होगी, एल की वैल्यू यहां से 3 है। अब यहां से अगर हम बात करेंगे तो रसल संडर्स कपलिंग आपने पढ़ी होगी, रसल संडर्स कपलिंग, ठीक है। इसी को ही आप क्या बोलते हो, एलएस कपलिंग भी बोलते हो, या इसी को ही आप स्पिन ऑर्बिट कपलिंग भी बोलते हो, ठीक है। ये 3 नाम होते हैं इसके, ठीक है, नाम तो 3 है, उसी तरह इसके काम भी बढ़िया हैं। यहां से हम क्या निकालते हैं, जे वैल्यू, जे कहता है एल माइनस एस से लेके एल प्लस एस तक सारी वैल्यू पॉसिबल होती हैं। इसे जे मैक्सिमम कहते हो और इसे जे मिनिमम कहते हो। अब यहां पर से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो यहां पर से मैं 2 लोगों के लिए सॉल्व करूंगा, एक 3D के लिए, एक 3F के लिए। 3D के लिए अगर सॉल्व करेंगे तो L की वैल्यू यहां से कितनी है, 2 है, तो यहां रखूंगा 2, माइनस S की वैल्यू यहां पर से कितनी है, 1 है, 2 माइनस 1, तो ये हो गया डॉट 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 और 2 प्लस 1 तक, ठीक है। सिमिलरली यहां पर से सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 और डॉट 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 3 प्लस 1। तो यहां से जो पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं टोटल, तो J की पॉसिबल वैल्यू यहां से कितनी आ रही है, 1, और यहां पर से 3, मतलब 1 2 3, ये 3 पॉसिबल J की वैल्यूज हैं। और इधर से अगर आपकी J की वैल्यूज निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2 3, 4, ये 3 पॉसिबल वैल्यूज ये हैं। तो यहां पर से अगर आप लिखना चाहोगे तो आपके पास क्या है, आप एक तरह से लिख सकते हो, जैसे ये है, तो यहां पर से मैं डी का लिखूंगा तो देखो ये हो गया, और यहां पर से क्या हो गया, ये 1 D3 2 D3 3, ये 3 हो गए। सिमिलरली अगर आप बात करोगे यहां पर से एफ के लिए, तो एफ के कितने हो गए, 3 F2 3 F3 3 F4। तो यहां पर से पॉसिबल ट्रांजिशंस कितने होंगे, तो जब आप काउंट करोगे ना तो वो टोटल पॉसिबल ट्रांजिशन हमारे पास 6 आते हैं। यहां पर से अगर आप देखोगे तो इससे यहां पर से ये वाला कैसा होगा, अलाउड होगा। क्या ये इससे इस पे अलाउड होगा, आंसर होगा नो। क्या ये इससे इसके ऊपर अलाउड होगा, आंसर है नहीं, क्योंकि यहां पर से जे और सारी चीजें मैच हो रही, स्पिन मल्टीप्लिसिटी तो मैच ही हो रही है, और सारी चीजें डेल्टा एल की वैल्यू आपको इस रूल के अकॉर्डिंग यहां पर से और भी देखो, जैसे ये है, एक ये रूल होता है, इस पे डेल्टा एस की वैल्यू क्या होता है, डेल्टा एस इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब डेल्टा एस 0 तब होगा जब स्पिन मल्टीप्लिसिटी डेल्टा स्पिन मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू 0, मतलब अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी नहीं चेंज हो रही तो स्पिन नहीं चेंज हो रही होगी, स्पिन नहीं चेंज होगी तो ये रूल फॉलो होगा। और तीसरा है डेल्टा एल इक्वल्स टू, यहां पर से प्लस माइनस 1 होना चाहिए, और एल की वैल्यू तो आपको पता है 0 1 2 3, मतलब एस पी डी एफ, है ना।
ये होता है। तो यहां पर से डी से एफ, एल की वैल्यू तो सभी पॉसिबल है, डी से एफ सब में जा रहा है तो मतलब एल पॉसिबल है। दूसरा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी सबकी सेम है तो ये भी पॉसिबल है। जो फॉल्स हो रहा है वो किस बेसिस पे हो रहा है, इस वाले बेसिस पे। तो यहां पर से पॉसिबल एक हो गया। अब देखो 2 के रिस्पेक्ट में ये 2 वाली कैसी हो जाएगी, ये फॉल्स हो जाएगी, लेकिन 2 के रिस्पेक्ट में 3 वाली अलाउड हो जाएगी यहां पर से। और यहां पर से आप अगर और देखोगे डेल्टा जीरो वाली भी वैसे पॉसिबल है, ठीक है, डेल्टा जीरो वाली भी पॉसिबल है। एक मिनट रुकना। तो यहां पर से 1 के रिस्पेक्ट में तो देखो यही है, लेकिन ये जो मैंने कैंसिल की है ना, तो प्लीज इसे कैंसिल मत करना, ये अलाउड हो जाएगा। देखो ये 2 है, ये भी 2 है, तो ये अलाउड भी तो है, डेल्टा जी जीरो हो सकता है। तो यहां पर से ये अलाउड है और ये वाला भी अलाउड है, तो 3 हो गए अलाउड। उसके बाद यहां पर से ये 2 से 4 जो जा रहा है, तो 2 से 4 तो 2 का डिफरेंस आ गया, तो ये अलाउड नहीं होगा। तो टोटल अलाउड अभी हमको कितने मिल चुके हैं, 3, यहां से 1 2 3, 3 अलाउड मिल चुके हैं। अब 3 के रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो 3 के रिस्पेक्ट में एक ये अलाउड हो जाएगा, ठीक है, और एक ये वाला आपका अलाउड हो जाएगा, ये हो गया, और आपका 1 2 ओ तो 2 हो गया। यहां पर से 1 2 3 4 5, कुछ और एक गड़बड़ हो रहा है क्योंकि टोटल 6 अलाउड होते हैं ना, टोटल 6 अलाउड होगा। यहां पर से ये सारे रूल्स आप लगाओगे, 1 कोई है नहीं तो 2 तक मैक्सिमम होगा 1, और 2 वाले का 2 के साथ, 2 वाले का 3 के साथ, इसका 4 के साथ। अच्छा हाँ देखो आ गया, देखो आ गया, भूल रहा था, ये वाला इसके साथ भी तो भैया अलाउड होगा। अरे प्लस माइनस 1 है ना, प्लस माइनस, प्लस में भी 1 है, माइनस में भी 1 है। तो देखो 3 वाला 2 के साथ भी मान लो -1 आ रहा हो चाहे +1, तो टोटल हमारा 1 2 3 4 5 और 6। दैट मीन्स आंसर नंबर 6 इज मोर करेक्ट। शायद ये आपको समझ में आएगा, इतना ज्यादा डिटेल में आपको आंसर कहीं नहीं मिलेंगे, ये याद रखिएगा, विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशंस। एंड ये है फिर से हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन। कोऑर्डिनेशन भैया 20 मार्क्स इंपार्ट कर रही है आपके सीएसआईआर नेट के पेपर में, तो इसकी वेटेज को जरा समझिएगा। ओएमसी एज वेल एज कोऑर्डिनेशन में हर बार बताता हूं आपको 50 मार्क्स देके जाती है, और 50 मार्क्स ऑलमोस्ट आपका आधा जेआरएफ, हाफ जेआरएफ जो है, कहीं ना कहीं यहीं से रास्ता सफर तैयार होता है। तो इसीलिए इनको इतनी ज्यादा वेटेज दी जाती है, और लगभग लगभग 55 से 60 लेक्चर्स में काम होता है। मैच द गिवन मेटल इन अ लिस्ट विद दिस, और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आसानी से आप कर लोगे। ये वाली चीजें अभी मैच करोगे पीछे वाले तो समझ में आ जाएगा। पीडी यहां पर से जो है इसे पीडी 0 बोला जाता है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 4s2 होती है। यहां पर से sd पेयरिंग होती है, ठीक है, एसडी पेयरिंग होने की वजह से इसमें क्या हो जाता है, D10 सिस्टम बन जाता है, और इसे भी और बोलते हो, D10 को ही बोलते हो कन्वर्टेड D10 सिस्टम। और जब भी कन्वर्टेड D10 सिस्टम होगा तो ऑलवेज टेट्राहेड्रल बनेगा। और ऐसे तो टेट्राहेड्रल ऑलवेज कैसे होते हैं, हाई स्पिन के होते हैं, और साथ साथ में पैरामैग्नेटिक होते हैं। ये एक्सेप्शन एक ऐसा होता है कि जो D10 होने के बाद टेट्राहेड्रल होता है, और टेट्राहेड्रल होने के बाद एक ऐसा होता है डाया मैग्नेटिक। सिमिलरली जनरली आपके D9 कॉन्फ़िगर जो डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, तो वो कैसे होते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं और ऑलवेज डायामैग्नेटिक होते हैं। लेकिन D9 का केस ऐसा होता है, जो एक्सेप्शन होता है वो आपका पैरामैग्नेटिक होता है। उसी तरह ये सारे ऑलवेज पैरामैग्नेटिक होते हैं, पर एक्सेप्शन ये है कि ये डायामैग्नेटिक होता है। तो यहां पर से ये डायामैग्नेटिक एंड टेट्राहेड्रल ये बन जाएगा। उसके बाद यहां पर से देखोगे NiCl2 के साथ में PPH3 का भी होल ट्वाइस है। तो आज के लेक्चर में मैंने लिखा रखा है, ये देखो, 1 मिनट रुक जाना, मेरी आपको लेक्चर्स में सिखाया है, ये रहा, यहां पर सिखाया था कि 3 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ में हैलाइड जो है नाइट्रोजन से तो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और PPH3 लगा है तो वो तो पाई एक्सेप्टर में है, वो तो स्ट्रॉन्ग है। और अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो कैसा बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड, वो भी +2 में ही। तो वो कहीं ना कहीं यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो आपको कैसा कॉम्प्लेक्स देगा, आपको टेट्राहेड्रल सिस्टम बनाएगा, लेकिन यहां पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक किस हिसाब से होगा, देखो 2 ही ऐसे हैं जो आपके सामने बन रहे हैं, ये वाला तो ऑलवेज यही बनेगा, D10 है ये। अब यहां पर से Ni के लिए जरा देखो, Ni के लिए क्या होगा, Ni के लिए +2 में है, तो +2 मतलब D8 कॉन्फ़िगरेशन हो गई। तो इसके लिए ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसे बनेगा ना, 1 2 3 4 5, और जैसे ही यहां पर से 5 हुआ तो यहां पर से
ये 6 7 8, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या रहेंगे, अनपेयर, और जैसे ही अनपेयर रहेंगे तो कैसा सिस्टम बनेगा, पैरामैग्नेटिक विद टेट्राहेड्रल। उसके बाद यहां पर से कोबाल्ट के लिए जो लिखा गया है, कोबाल्ट के लिए +2 लिखा गया है, +2 में होता है D7, और वो भी वाटर जैसे लिगेंड है तो हाई स्पिन है, तो यहां पर से 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर से T2G5 हो गया है, और T2G5 में आपको क्या देखने को मिलती है, JTD भी देखने को मिलेगी। और जब ये आपका T2G अनसिमेट्रिकल होता है ना, T2G कभी भी अनसिमेट्रिकल होता है तो ये क्या करता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल इन मैग्नेटिक मोमेंट टेक्स प्लेस, इन मैग्नेटिक मोमेंट अकर, ठीक है ना। अगर T2G आपका अनसिमेट्रिकल है तो वहां पर से आपको क्या देखने को मिलेगा, JTD तो होगी ही होगी, साथ में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन भी होगा। मैग्नेटिक मोमेंट हायर देन दिस, यस, क्योंकि ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन हो रहा है, स्पिन से ज्यादा हो जाएगा। म्यू इफेक्टिव इसके लिए होता है, म्यू इफेक्टिव इज इक्वल्स टू म्यू SO स्पिन ओनली प्लस म्यू ऑर्बिटल, ठीक है। तो स्पिन ओनली से थोड़ा सा ये ऐड हो जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा। लास्ट में है इस वाले का इसके साथ मैच हो जाएगा, बिकॉज क्रोमियम इन +3 जो होता है वो होता है D3, और D3 में तो कोई चांस ही नहीं है। यहां पर से क्या है, T2G3 है, मतलब नो JTD, JTD भी नहीं होगी, और साथ साथ में सिमेट्रिकल फील्ड है, सिमेट्रिकल है, तो म्यू SO इज इक्वल्स टू म्यू इफेक्टिव, क्योंकि यहां पर ऑर्बिटल मोशन क्विंच है, ऑर्बिटल क्विंचिंग अकर, है ना, यहां पर से क्विंच्ड रहता है, इसलिए इसका कोई मैग्नेटिक मोमेंट पे जोर नहीं है। डायरेक्ट रिलेशन A1 B2 C3 D4, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। शायद समझ में आ गया होगा। ये आपका वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चनों में से है, जो ये वाला नहीं, ये वाला जो सॉरी था, ये आपको बहुत कहीं पे एक्सप्लेनेशन मिलेगी ही नहीं इस तरह, जिस हिसाब से मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दी है हर एक क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं हुआ है यहां पर से। अब अगर आप हम लोगों को आपने ओएमसी और कोऑर्डिनेशन का, ओएमसी का जैसा देखा, जैसे 25 से 26 नंबर की आई हुई है, 28 नंबर की, क्योंकि कपलिंग रिएक्शन वो आपको ऑर्गेनिक में देखने को मिलेंगी, तो 8 नंबर की वो थी, और साथ में कोऑर्डिनेशन जितने भी क्वेश्चन है वो सब मैंने करा दिए, जो कि 20 नंबर की है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज हम यहाँ पर इस वीडियो में करने वाले हैं दिसंबर 2024 और जून 2025 के कोऑर्डिनेशन के अंदर जितने भी आए हैं आपके क्वेश्चंस, उनको सॉल्व। तो देखिए, अगर आपको यहाँ पर 2011 जून से लेकर लेटेस्ट पेपर तक के वीडियो सॉल्यूशंस चाहिए टॉपिक वाइज, और सारे क्वेश्चंस एक ही जगह पर चाहिए, तो भाई आप नीचे जाइए, ज्वाइन का बटन दिखेगा आपको, वहां पर जाइए और मेंबर बन जाइए, और आपको सारे के सारे जो PYQs में आए हैं क्वेश्चन टॉपिक वाइज आपको एक जगह पर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई, तो आज के क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आपका जो कोऑर्डिनेशन में आया था, ये देखो, ये दिसंबर में आया था आई थिंक। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है आई थिंक दिसंबर में आया था 2024 का। तो क्वेश्चन में देखो, पूछ क्या रहा है आपसे, वो कह रहा है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स बताओ, ग्राउंड टर्म बताओ, एनर्जी सेपरेशन बता दो, और जे वैल्यू बता दो। D3 कॉन्फ़िगरेशन के लिए उसने इतनी सारी चीजें पूछी है। तो चलिए स्टार्ट करके देखते हैं भाई करना क्या है इसमें। तो देखो, जब भी आपसे टोटल माइक्रोस्टेट्स पूछे ना, टोटल माइक्रोस्टेट्स आप कैसे निकालते हो भाई? टोटल माइक्रोस्टेट्स निकालने के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पर NCR का फॉर्मूला लगाते हो, यानी यहाँ पर आप कॉम्बिनेशंस के थ्रू जैसे निकालते हो उस तरह से आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा। तो NCR से देखो कैसे कैलकुलेट होता है, यहाँ पर आपके N क्या होते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि एक ऑर्बिटल्स में एक्यूमुलेट हो सकते हैं, आपको यहाँ पर वो लिखना है। तो भाई अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, D3 की। तो D के अंदर टोटल D ऑर्बिटल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, टोटल भाई 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो मेरे जो N होगा यहाँ पर वो कितना होगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी मैं 10 की बात करूंगा N। और R यहाँ पर वो होता है जो आपके यहाँ पर दिए होते हैं, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको दिए हैं, पूछा किसमें है, तो D3 में पूछा है, तो R आपका 3 हो गया, और टोटल इस D ऑर्बिटल में कितने जा सकते हैं, 10 जा सकते हैं। तो भाई बस इतनी बात करनी थी। आके आप यहाँ पर क्या कर लोगे, NCR का फॉर्मूला लगा दोगे। तो N क्या होता है भाई, यहाँ पर आपका 10CR 10C3 आपको यहाँ पर यूज करना है। तो NCR का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इसको आप लिखते हो N फैक्टोरियल बाय R फैक्टोरियल डिवाइड बाय N माइनस R फैक्टोरियल। तो बस इस फॉर्मूले के हिसाब से आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं। तो ऊपर आप क्या लिखोगे भाई, 10 फैक्टोरियल डिवाइड में लिखोगे आप यहाँ पर 3 फैक्टोरियल, और 10 माइनस 3 7 फैक्टोरियल।
तो बस इसको यहाँ पर सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ भाई, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, और डिवाइड में भाई आपका 7 फैक्टोरियल चल ही रहा है, और 3 इंटू 2, ठीक है। 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो 7 से 7 कट गया, ठीक है भाई। फिर 3 से यहाँ पर 3 कैंसिल होगा, इस 2 से यहाँ पर 4 पे जाएगा। तो भाई देखो 12 इंटू 10 आपका 120 हो जाता है, यहाँ से आपका 120 टोटल माइक्रोस्टेट्स आ जाएंगी। तो 120 आते ही आपने देखा कि दो ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं, सी और डी। माइक्रोस्टेट्स ही खत्म हो गया, 120 आ रहा है। अब देखो उसने आगे की चीजें जो भी दी हैं उसने सब चीज कॉमन दे दी है। उसने देखो स्टेट भी यहाँ पर कॉमन दी है, उसने क्या पूछा, ग्राउंड टर्म पूछा है, देखो दोनों कॉमन है। आपको यहाँ पर जो दो स्टेट्स के बीच का डिस्टेंस पूछा है, सेपरेशन एनर्जी पूछी है, वो भी सेम दी है। भाई आप जब यहाँ पर ऑर्गल डायग्राम की बात करते हैं D3 के लिए, तो D3 के लिए ऑर्गल डायग्राम यहाँ पर कैसा बनता है भाई, आप यहाँ पर नीचे कहते हैं कि 3F होता है, ऊपर कहते हैं भाई 3P होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है। ये ऐसे 3 स्टेट्स में टूटता है ना, और ये यहाँ पर ऐसे करके आपका बेंड हो जाता है। क्यों यहाँ पर बेंड होता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो सिमेट्री होती है वो सेम होती है। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो भाई यहाँ पर नीचे आपका क्या होगा, 3A2G, फिर यहाँ आपका होगा 3T2G, और यहाँ होता है भाई 3T1G, है ना। और ये F वाली है, और यहाँ पर भी आपका क्या होगा 3T1G, लेकिन ये P वाली है। ये दोनों सेम सिमेट्री होने की वजह से क्या करते हैं, एक दूसरे से बेंड हो जाती हैं। तो बस आपको यहाँ पर यही बताना है, F और P के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, बस इतना बताना था। तो यहाँ पर एक्चुअली में जब आप डिस्टेंस निकालते हो तो जो डिस्टेंस आपका यहाँ से यहाँ के बीच में आता है वो 15B आता है, ठीक है भाई। यहाँ पर जो आपका ये एनर्जी सेपरेशन होता है ये 15B ही होता है, इसलिए देखो दोनों उसमें 15B ही दे रखे हैं। और देखो यहाँ पर आपको ग्राउंड टर्म कैसे निकालनी होती है, ऐसे तो आपको बड़ा आराम से निकालना आना चाहिए। ये कैसे निकालते हैं देख लो। देखो ग्राउंड टर्म जब भी आपको निकालनी हो, D3 की निकालनी है, तो D3 के लिए आप यहाँ पर क्या करो, इस तरह से आप बॉक्स बना लो d ऑर्बिटल का, ठीक है भाई। क्योंकि यहाँ पर तो कोई हाई स्पिन लो स्पिन का चक्कर नहीं है, तो हमें यहाँ पर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप +2 से स्टार्ट करो, +1 0 -1 -2, आप ऐसे ही करते हैं। फिर 3 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दो यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर आपका जो L होगा वो यहाँ पर देखो क्या होगा, +2 +1 और +0, मतलब आपका यहाँ पर L जो है वो 3 आ चुका है, तो L 3 आ गया है। तो L 3 है, मतलब यहाँ पर ये कौन सी है भाई, F कॉन्फ़िगरेशन है, और ये चीज उसने दे भी रखी है, ठीक है। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, वरना तो ये क्वेश्चन 10 सेकंड का है। कैसे भाई, आपने 120 देखा, उसके बाद देखो आपको 4F भी दे रखा है, ये एनर्जी सेपरेशन छोड़ दो, 4F दे रखा है, यानी आप L और S की वैल्यू तो निकाल सकते हो ना। F देखते ही आप कहोगे L जो है मेरा 3 हो गया, है ना। F देखते ही आप ये कहोगे ना L मेरा 3 हो गया, और यहाँ पर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो S की वैल्यू कितनी हो गई, 3/2, है ना। 3/2 ही तो होगी ना S की वैल्यू। डायरेक्टली मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ S की वैल्यू, तो भाई 3 × ½ ये ऐसे निकालते हो ना आप S की वैल्यू, तो 3/2 हो जाएगी। तो बस S और L मिल गया आपको, तो J क्या होता है, L - S होता है, ठीक है भाई। J जो होता है वो आपका L - S होता है फॉर लेस देन हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अगर हाफ फील्ड से कम है तो आप L - S करते हो, तो 3 - 3/2 आपको बस यहाँ पर यूज करना है। जब आप 3 - 3/2 यहाँ पर करोगे तो आपको यहाँ पर 3/2 ही वैल्यू आती हुई दिखाई देगी, और ये आपकी J की वैल्यू आ गई। तो देखिए J के बेसिस पे आपने ऑप्शन बी को भी एलिमिनेट कर दिया, और आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। वैसे देखो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया, लेकिन ये मैंने बताया जैसे 10 सेकंड का क्वेश्चन है, माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करना कोई खास मुश्किल नहीं है, 10 फैक्टोरियल को आप इसको सॉल्व कर लोगे। उसके बाद बस यहाँ पर देखो इसने खुद ही दे दिया ना कि 4F है, L और S की वैल्यू तो आपको खुद ही दे दी कि S की वैल्यू यहाँ पर देखो कितने, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है D3 के लिए, तो 3/2 होगी, और L की वैल्यू F दे रखी है ऑलरेडी, तो 3 होगी। तो बस 3 - 3/2 करते आप 3/2 आंसर आ जाता, और आप ऑप्शन ए के साथ आगे बढ़ जाते। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, इजी क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। तो ये जून 2025 के क्वेश्चन है आई थिंक, ओके, ये जून 2025 का क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वो कह रहा है कि इफ द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ d ऑर्बिटल्स जो है इस ऑर्डर को फॉलो करता है। कैसे बोल रहा है वो, भाई देखो उसने कहा है कि dz² तो है सबसे नीचे एनर्जी में, है ना, dz² जो है आपका सबसे कम एनर्जी में है। फिर आपका dxy
और डी एक्स वाई स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, डी एक्स वाई और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, और सबसे ऊपर वो कह रहा है एनर्जी में डी एक्स जेड और डी वाई जेड। तो देखो ये जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, अगर आपने बहुत ध्यान से देखी हो तो भाई ये कॉन्फ़िगरेशन या तो ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक की होती है ना, या फिर स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक की होती है। या तो इसको ट्राइगोनल प्रिज्म बोलते हो, या फिर ये सेम आपकी स्क्वायर एंटी प्रिज्म के लिए होती है। दोनों के लिए आपके डी ऑर्बिटल्स, डी जेड ऑर्बिटल्स जो होते हैं, सॉरी जो एक्स जेड वाई जेड वाले ऑर्बिटल्स होते हैं, उनकी ही सिमेट्री में आपके यहाँ पर जो लिगेंड्स आते हैं वो यहाँ पर सिमेट्री बनाते हैं, इसलिए इनकी एनर्जी सबसे ज्यादा दिखाई देती है। लेकिन जो जेड स्क्वायर वाला होता है वो यहाँ पर इतनी रिपल्सन फील ही नहीं करता है, इसलिए वो सबसे नीचे जाके बैठ जाता है। तो ये होती है भाई स्क्वायर एंटी प्रिज्म या फिर ट्राइगोनल प्रिज्म के लिए। तो आपको यहाँ से वैसे देखते ही आंसर पता चल गया है कि अब यहाँ पर सी आंसर होने वाला है, क्योंकि ट्राइगोनल प्रिज्म नहीं दे रखा तो स्क्वायर एंटी प्रिज्म की ही बात कर रहा है वो। देखो ये पेंटागोनल वगैरह को तो छोड़ दो, आपने जब टीबीबी की बात करी, ट्राइगोनल बायपिरामिडल की बात करी, तो ट्राइगोनल बायपिरामिडल की कैसी बनती है, आप जस्ट इसका उल्टा कर दो और ये बन जाती है भाई आपकी ट्राइगोनल बायपिरामिडल की ज्योमेट्री। यानी यहाँ पर आपका एक्स जेड और वाई जेड सबसे नीचे आता है और डी जेड स्क्वायर सबसे ऊपर आता है, और ये सब तो भाई वो दोनों तो कॉमन ही है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई आपके कॉमन ही होते हैं। और ये होती है भाई आपकी टीबीपी की ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बायपिरामिडल की ज्योमेट्री। तो बस ये ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गया। स्क्वायर प्लेनर की बात करोगे अगर आप, तो स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सबसे ऊपर होता है, फिर उसके बाद आपका डी एक्स वाई आ जाता है, और फिर उसके बाद आपके यहाँ पर डी एक्स जेड, यहाँ पर आपका डी जेड स्क्वायर आता है, ठीक है। यहाँ पर आपके फिर डी एक्स जेड वाई जेड आते हैं, सॉरी। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सबसे ऊपर आ जाता है आपका, क्योंकि सबसे ज्यादा रिपल्शन जो फील करता है वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही करता है, क्योंकि अलोंग द एक्सिस बनता है यहाँ पर बॉन्ड्स, तो इसलिए सबसे ज्यादा तो इसकी होगी रिपल्शन। और फिर एक्स वाई वाले यहाँ पर आएंगे बीच में, क्योंकि इनके बीच में भी रिपल्शन फील होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगर सबसे ऊपर आ रहा है तो ये तो हो ही नहीं सकता था ना, बात ही खत्म हो जाती है यहाँ पर, ये तो हो ही नहीं सकता था। तो इसलिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि इनको याद करने का तरीका कुछ नहीं होता, बस रिपल्शन से याद रखो कि जब लिगेंड की ज्योमेट्री होती है तो उसके साथ रिपल्शन किसकी सबसे ज्यादा होती है। इसकी तो देख के समझ आ गई कि यहाँ तो ये आंसर दूर दूर तक नहीं होने वाला है, यह बात समझ में आ गई। आप इसके डायग्राम वगैरह बना लेना, नीचे जेड स्क्वायर और यहाँ पर आप एक्स जेड वाई जेड रखते हो, है ना, यहाँ पर एक्स जेड वाई जेड रखते हो ना, यहाँ पर आप डी जेड स्क्वायर रखोगे, यहाँ पर डी एक्स जेड और वाई जेड रखोगे, रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये भाई आपका स्क्वायर प्लेनर का डायग्राम है और ये 3D के लिए है। ओके, ये स्क्वायर प्लेनर जो है ये 3D के लिए है। अगर 4D 5D की बात करोगे तो यहाँ पर एनर्जी जो है जेड स्क्वायर की और नीचे चल जाती है, एक्स जेड वाई जेड थोड़े और ऊपर आ जाते हैं। तो बस इतना ही डिफरेंस होता है और कुछ नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या पूछ रहा है कि कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर टेट्रागोनल कंप्रेशन और इलोंगेशन दिखाएगी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये जानते हैं कि भाई जो जेड आउट इलोंगेशन मतलब जेड आउट होता है ना, जेड आउट जनरली दो ही तरह के यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन बनाती है, या तो EG1 हो या फिर आपकी EG3 हो। ये अगर आपके पास है तो भाई ये तो स्ट्रॉन्ग जेटीडी दिखाते हैं और इसके अंदर आपकी ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो जेड आउट ही बनती है, इसलिए यहाँ पर कहते हैं EG1 और EG3 देखनी होती है हमें। हाई स्पिन D5 पहले या तो जेटीडी ही नहीं दिखाता है। ऑप्शन एलिमिनेशन देखो कैसे कर सकते हो भाई, हाई स्पिन जो होता है आपका D5 ये तो जेटीडी ही नहीं दिखाता है। अरे जब जेटीडी ही नहीं है तो यहाँ पर जेड आउट या जेड इन बनने का कोई मतलब ही नहीं बनता है ना भाई, सीधी सीधी बात है। और हमें EG1 की कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो चलिए EG1 की कॉन्फ़िगरेशन जेड आउट के लिए देखो कौन सी बना रही होगी। तो लो स्पिन अगर D4 की बात करूं मैं, ठीक है, लो स्पिन D4 की बात करूं, लो स्पिन D4 कॉन्फ़िगरेशन की, तो भाई ये होती है आपकी T2G4 EG0। तो मतलब ये तो हमारा यहाँ पर नहीं बनाने वाला है, ठीक है, ये जेड आउट यहाँ पर नहीं बनाने वाला है। और D3 की भी अगर आप बात करोगे तो ये भी क्या है, कोई जेटीडी शो नहीं कर रहा है। भाई देखो ये तो ऑप्शन एलिमिनेशन से खत्म हो गया भाई, ये बस जेड आउट का पता होता अगर आपको तो भाई यहाँ से आंसर खत्म है। लो स्पिन D4 तो बना नहीं रहा है जेड आउट, तो बात ही खत्म हो गई, ये तो जेड इन बनाएगा, ठीक है भाई, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये तो जेड इन बनाएगा, तो ये सही बात खत्म हो जाती है। फिर आपका D3 और D5 हाई स्पिन ये दोनों जेटीडी शो नहीं कर रहे हैं, तो सी और डी को तो पहले ही उड़ा दो,
ठीक है, सी और डी को तो पहले ही उड़ा दो। अब बचा D1 और D9, तो भाई D1 और D9 वाला ही आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कैसे भाई, देखो जनरली आप यहाँ पर ये बोलते हैं कि जो Z आउट होता है वो EG1 और EG3 बनाते हैं, और जो Z इन होते हैं ये T2G1 और T2G4 की कॉन्फ़िगरेशन बनती है। वैसे तो Z आउट में देखो T2G आपका 2 और T2G5 भी बनता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं बनाते हैं, लेकिन मोर एक्सटेंट में हम जब कहते हैं तो Z आउट जो होता है वो EG1 और EG3 में ही बनता है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर सीधा सीधा इसको कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर T2G5 और T2G2 नहीं बनाते हैं, भाई इसके अंदर भी बनता है, ऐसा नहीं है, इसके अंदर भी बनता है, पर इसलिए यहाँ पर कह रहा हूँ कि भाई स्ट्रॉन्ग जेटीडी नहीं होती है, कई बार डायनेमिक जेटीडी दिखा देता है, इसलिए यहाँ पर जेड आउट कॉम्प्लेक्सेस इतने ज्यादा जल्दी पता नहीं चलते हैं। आई बात समझ में? चलिए, तो भाई D1 आपका क्या है, T2G1, और D9 आपका क्या है, EG3 टाइप का कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, लिख के दिखाऊं क्या दोबारा? तो देखो D1 आपका क्या है भाई, T2G1 EG0, तो ये आपका क्या है भाई, Z इन कॉम्प्लेक्स, और D9 आपका क्या है भाई, T2G6 और EG3, यानी ये Z आउट कॉम्प्लेक्स। चलिए, तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपका भाई, देखो 12वीं क्लास में जो चीज आप करते थे ना, वो क्वेश्चन अब यहाँ पे नेट में पूछने लगा है। ये क्वेश्चन नेट में पूछ रहा है आपसे, वो कह रहा है कि भाई करेक्ट नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स बता दो और करेक्ट नंबर ऑफ एनेंटियोमेरिक पेयर बता दो इस वाले मॉलिक्यूल के, इस कॉम्प्लेक्स के लिए। उसने मॉलिक्यूल का नाम भी बता दिया है कि ट्राईन है। ये ट्राईन कैसा दिखता है भाई, ये आपका कैसा होता है, टेट्राडेंटेट लिगेंड होता है। ये आपका कैसा है, टेट्राडेंटेट लिगेंड, टेट्राडेंटेट लिगेंड। देखो ईन में आप क्या कहते हो कि दो मिथाइल के साथ, मतलब आपका इथाइल लगा होता है और उस पे दो NH2 लग जाते हैं, है ना, ये होता है क्या आपका ईन, जिसे आप डाइथाइलिन इथाइलिन डाइमीन कहते हो, EN। जब यहाँ पर आप डाइईन लिखते हो ना, तो डाइईन का मतलब समझते हो कि यहाँ पर आपका ये NH2 तो है, पर अब इस NH2 के साथ ना यहाँ पर एक और इथाइल ग्रुप लग जाएगा कुछ इस तरह से, बस इस तरह से इसे याद रख लो। तो अब ये क्या बन जाएगा आपका, डाइईन। ठीक है, डाइईन यानी DIEN। अब डाइईन से कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पर ये तो डाइईन है, मतलब ये डाइथाइल इथाइलिन डाइमीन की बात कर रहा है। कई बार ये कंफ्यूजन होती है नाम से कि डाइईन लिखा है, तो मतलब यहाँ पर सिर्फ 2 डोनर साइट्स होंगी और ये EN में सिर्फ 1 डोनर साइट्स होंगी। ठीक है, ये कंफ्यूजन होती है कई बार। तो ये आपका ट्राइडेंटेट टाइप का लिगेंड है। और अगर मैं बात करूं यहीं से ही, अब आपको ट्राईन बनाना है तो आप क्या करोगे भाई, देखो आपका एक इथाइल वाला यहाँ पर सबसे पहले बनाओ, ये NH बना था, इसके साथ जुड़ गया था एक और NH2। अब यहाँ पर क्या करो, एक और जोड़ दो, ये भाई गया आपका एक और। तो भाई ये होता है आपका क्या, टेट्राडेंटेट लिगेंड। देखो यहाँ पर 4 डोनर साइड दिख रही है, ये 4 डोनर साइड जो है यही होती है भाई आपकी ट्राईन का मॉलिक्यूल, और ये ट्राईन यहाँ पर लगने वाला है। अब देखो ये ट्राईन कैसे कैसे लग सकता है, या तो इस सिस में लग सकता है, Br2 जो दिए हैं आपको यहाँ पर साथ में, या तो इस सिस में बन सकते हैं या ट्रांस में बन सकते हैं। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हो सकती है, तो देखो मैं यहाँ पर अब पहले बनाता हूँ कोबाल्ट के साथ, मान लो ये ट्रांस में लगे हैं Br, तो ट्रांस में देखो कैसे लग सकते हैं, एक तो ये इस तरह से लग सकते हैं, ये नाइट्रोजन 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 और ये नाइट्रोजन, ये कुछ इस तरह से आपका इस तरह का मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, 3 इथाइलिन की चेन होंगी यहाँ पर इस तरह से, और ये Br का यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लग जाएंगे जिसमें ये ट्रांस में है। क्लियर है भाई, ये आपका क्या है, ट्रांस मॉलिक्यूल है। और जब यहाँ पर ट्रांस मॉलिक्यूल बन रहा है तो भाई आपको दिख रहा है कि एक प्लेन ऑफ सिमेट्री बड़े आराम से इस तरह से पास हो सकती है, जो कि इस तरह का स्लाइस कट करेगी। तो यहाँ पर POS प्रेजेंट होने की वजह से कोई एनेंटियोमर नहीं बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर POS प्रेजेंट होने की वजह से कोई एनेंटियोमेरिक पेयर नहीं बनेगा, और यहाँ से आपको सिर्फ एक आइसोमर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बात करते हैं भाई अगले चीज की। अगला देख लो, यहाँ पर मैं बात करूँ अगर कोबाल्ट की, तो मान लो मैं ब्रोमीन को पहले इस तरह से लगा रहा हूँ, एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल के हिसाब से। तो यहाँ पर देखो पहले कैसे बनेगा, यहाँ पर आपने N लिख दिया, ये बन गया कुछ इस तरह से आपका मॉलिक्यूल। ठीक है, ये बन गया कैसा भाई, सिस वाला मॉलिक्यूल। अब देखो इस सिस वाले मॉलिक्यूल में ना कोई POS नहीं आने वाली है, अब चाहे कहीं से भी निकाल लो, कोई POS यहाँ से पास नहीं करेगी। और अगर यहाँ से कोई POS पास नहीं करने वाली है तो सीधी सीधी बात है कि यहाँ पर एक एनेंटियोमेरिक पेयर बनने वाला है। ठीक है, एक एनेंटियोमेरिक पेयर यहाँ से बनने वाला है, एक एनेंटियोमेरिक पेयर।
और एनेंचोमेरिक पेयर बनने की वजह से यहाँ पर ये आइसोमर एक जैसा नहीं दिखेगा, बल्कि इसके दो आइसोमर आपको यहाँ से दिखाई देंगे। तो देखो, दो यहाँ से मिल गए, एक यहाँ से मिल गए। अब आधे लोग करेंगे तीन, कहेंगे सर तीन आंसर तो दिया ही नहीं है, तो फिर क्या दिक्कत है? तो भाई यहाँ पर ना एक और आइसोमर बनता है, ठीक है, एक और तरह से आइसोमर बन सकता है। कैसे भाई? आपने यहाँ पर अभी बी आर को ऐसे एक्सियल एक इक्वेटोरियल पे लगा के देखा था ना, तो उसमें एनवायरनमेंट चेक करो। इस बी आर के पास एक तो ये वाला एन है और एक ये वाला एन है सिस पे, ठीक है, एक ये वाला एन है और एक ये वाला एन है सिस पे। जब यहां लगाओगे ना, तो यहां देखो, यहां देखना क्या फर्क दिखेगा आपको। यहां जब आप लगा रहे हो तो फर्क यह है कि इस ब्रोमीन के बगल में जो यहां पर सिस वाले पे है, यहां नाइट्रोजन है और यहां पर ब्रोमीन है, देख पा रहे हो? तो यहां पर इसका एनवायरनमेंट अलग होने वाला है, ये एक जैसे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर जो सिस वाले हैं, ये दो तरह के आइसोमर शो करेंगे। सिस की यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हैं, और यहाँ पर भी एक एनेंचोमेरिक पेयर दिखाई देगा। इसकी वजह से आपको यहाँ पर भी दो आइसोमर बनेंगे। और अब यहाँ पर आपको आंसर समझ में आ गया होगा कि एक यहाँ पर ट्रांस की वजह से बन रहा है, एक सिस का ये वाला और एक सिस का ये वाला, मतलब यहाँ पर 5 आइसोमर बनने वाले हैं। तो भाई 4 और 6 को उड़ा दिया पहले आपने, 2 2 और 1, 5 हो गए। अब यहां से एक एनेंचोमेरिक पेयर मिला है, एक यहां से एनेंचोमेरिक पेयर मिला है, तो 2 एनेंचोमेरिक पेयर मिलने वाले हैं, 4 नहीं मिलेंगे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो 4 पता क्या दिया उसने, 4 क्यों दे दिया? लोग सोचेंगे कि देखो सर 2 यहां से बन रहे हैं, 2 यहां से बन रहे हैं ना, तो यही एनेंचोमेरिक पेयर गिन लेंगे। भाई ये एनेंचोमर्स है, एनेंचोमेरिक पेयर नहीं है। अगर वो एनेंचोमर्स पूछता ना आपसे, तब आप बिल्कुल कहते कि 4 होगा। और ये एनेंचोमेरिक पेयर पूछ रहा है, यानी आपको 2 को 1 मानना है, तब आपका यहाँ पर आंसर सही होगा। क्या बात समझ में आ गई? तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लो। भाई ये आपका यहाँ पर जब आप स्पिन ऑर्बिट कपलिंग यानी एलएस कपलिंग की बात करते हो, ये क्वेश्चन वहां से आता है, याद आ रहा है आपको? तो इसमें क्या करना होता है, जब भी आपको म्यू ऑब्जर्व्ड पूछा जाए, ठीक है, म्यू ऑब्जर्व्ड पूछा जाए, तो ये फॉर्मूला होता है आपका म्यू एसओ 1 माइनस अल्फा लेमडा बाय डेल्टा नॉट, ठीक है, ये फॉर्मूला आपका यूज करना होता है आपको। तो ऑब्जर्व जो होता है ना, ये जब आप यहाँ पर बात करते हो इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो मूवमेंट भी करते हैं, ऐसे ऐसे करके ना, आपकी स्पिन तो कर ही रहे हैं, साथ साथ वो यहाँ पर ऑर्बिट की भी यहाँ पर मूवमेंट करते हैं। इसकी वजह से एल और एस के जो वेक्टर्स होते हैं वो आपस में कपल कर जाते हैं, और इसकी वजह से आपकी जो नॉर्मल मैग्नेटिक मूवमेंट आनी चाहिए थी, उसमें मैग्नेटिक मूवमेंट में थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं, या तो बढ़ जाता है या कम हो जाता है। तो बस इसी चीज को निकालने के लिए यहाँ पर हम एल एस कपलिंग कॉन्स्टेंट को यूज करने वाले हैं। तो अल्फा की वैल्यू तो देखो यहाँ पर दी नहीं है, उसने लेमडा की वैल्यू दी है -315। और ये बात हम जानते हैं कि जब भी आपका D1 से लेके D4 की कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो वहां आपका लेमडा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और अगर D6 से लेके D9 अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन है, तो वहां लेमडा हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। लेमडा अगर नेगेटिव है, तो सीधी सीधी बात है, जो मेरा ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा भाई, म्यू ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू म्यू एसओ 1 प्लस अल्फा लेमडा बाय डेल्टा नॉट, ठीक है। ये मतलब कुछ ना कुछ ऐड करके ही वैल्यू आने वाली है। जो भी आपका यहाँ पर म्यू एसओ होने वाला है, उसमें कुछ वैल्यू ऐड करके ही आएगी वैल्यू। आई बात समझ में? जो भी वैल्यू होगी उसमें कुछ ऐड करके ही आने वाली है। अब देखो यहाँ पर जो है, ये निकल जो है यहाँ पर +2 कॉम्प्लेक्स में दिया है, और ये कैसा है भाई, एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है भाई। ये आपका देखो NH3 टाइप का ही तो मॉलिक्यूल है भाई। मान लो मैं NH3 है, NH3 के एक हाइड्रोजन को हटा के मैं R लगा दूं, और अभी भी ये इसी लोन पेयर से डोनेट कर रहा है ना, तो ये क्या है, न्यूट्रल है। कोई R को देखकर ये मत समझ लेना कि भाई यहाँ पर माइनस का चार्ज आ गया है, ये मत समझ लेना, ये अभी भी न्यूट्रल है। तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, एक तरह से अमोनिया का ही मॉलिक्यूल मान लो इसको। तो आप बस आपका निकल +2 दिया हुआ है, निकल +2 दिया है, यानी आपको D8 कॉन्फ़िगरेशन दी है, और D8 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपके कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, P2G6 और Eg2, यानी भाई यहाँ से आपके 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं। इसके अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो n कितना है भाई आपका 2। तो देखो वैसे तो मैं देखो कैसे तरीके से याद रखता हूँ, हमेशा याद रखना कि जब भी आपके जो भी n की वैल्यू होगी ना, उसके अप्रोक्स वैल्यू दिखेगी। यानी अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो 1.8 समथिंग की वैल्यू होने वाली है, ठीक है। 2 के अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2.87 के आसपास की वैल्यू होती है, 3 की वैल्यू होती है 3.87, 3.9 के आसपास वैल्यू होती है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो भी पहला नंबर होता है ना, वही इसका लगभग आपका वैल्यू दिखाता है, ठीक है। वही नंबर आपकी यहाँ पर म्यू एसओ की वैल्यू भी होती है। तो भाई जैसे आप यहाँ पर अगर म्यू एसओ कैलकुलेट करोगे, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं वैसे तो बता देता हूँ। ये होता है भाई अंडर रूट
n इंटू एन प्लस टू, है ना, इसी तरह से यूज करते हैं हम। n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो n कितने हैं भाई, 2, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 प्लस 2 यानी 4 अंडर रूट में 8, तो अंडर रूट 8 जब आप यहाँ पर सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आती है भाई 2.83 के आसपास, ठीक है, 2.83 बोर मैग्नेटॉन। और जो मैं बता रहा था आपको 2.83 2.87 मतलब इसके आसपास की वैल्यू आएगी। मैं आपको भी तो बता रहा हूँ क्वांटिटेटिव कि मतलब आप यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यूज डाल के आंसर कैसे निकाल सकते हो। पर मैं अगर आपसे यहाँ पर ये बोलूँ, थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर दिमाग लगाओ भाई, देखो दो ऑप्शन कैसे एलिमिनेट हो सकते हैं। 2.83 तो आपकी यहाँ पर म्यू एसओ की वैल्यू आई है ना, और जो ऑब्जर्व्ड है वो तो म्यू एसओ में कुछ ऐड करके ही आने वाला है भाई, यही तो बात समझ आती है ना, जो भी आएगा म्यू एसओ में ऐड करके आएगा। तो 2.83 तो आने वाली नहीं वैल्यू, और 2.83 से कम तो जाने ही नहीं है वैल्यू, है ना, 2.83 से कम तो जाएगी नहीं। ये उन लोगों के लिए जो माइनस को देखेंगे ही नहीं, सिर्फ 315 वैल्यू यहाँ पर रख दोगे लैम्डा की, तो ये माइनस की साइन की वजह से कम हो जाएगी वैल्यू। और ये उन्हीं होशियारों के लिए दिया है, वो सोचेंगे अरे सर एक ही ऑप्शन दिया है, देखो काट दिया हमने, सीधा ऑप्शन डी मार्क कर देंगे वो, ठीक है। उसने देखो ज्यादा वाली इसलिए दो वैल्यूज दी हैं, 3.11 और 2.97 दोनों ही ज्यादा वाली दो वैल्यूज दी हैं ताकि सॉल्व करना ही पड़े आपको। वरना कोई अगर होशियार होगा वो सोचेगा 2.83 हो नहीं सकती, ज्यादा की होगी नहीं, कम वाली देखे हमने तो भाई माइनस देखा है, बस कम कम होगा हिसाब से। आ रही बात समझ में? चलिए आगे बात करें अगर, तो देखो लैम्डा तो उसने दे रखा है -315, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू तो उसने गिवन दे दी -315, उसके अकॉर्डिंग हमने ये फॉर्मूला बना भी लिया है, तो हम डायरेक्टली अब लैम्डा की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 315, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने लैम्डा की माइनस को रख के ही बनाया है 315, ओके। अब ये मत बोल देना कमेंट्स में कि भाई सर आपने यहाँ पर ये लैम्डा को माइनस क्यों नहीं लिया, मैं माइनस को लेकर ही इसको प्लस कन्वर्ट करा है, पहले कह रहा हूँ। आई बात समझ में? डेलो की वैल्यू भी दे रखी है, तो जब भी आपकी यहाँ पर ग्राउंड स्टेट की बात होती है तो ग्राउंड स्टेट के बेसिस पे यहाँ पर आपकी दो वैल्यूज निकलती है अल्फा की। अगर आपका ग्राउंड स्टेट A2 है तो आपकी अल्फा की जो वैल्यू होती है वो 4 होती है। अगर आपकी जो वैल्यू है ग्राउंड स्टेट की वो E आती है तो अल्फा आपका 2 के बराबर होता है। बस इतनी चीजें ध्यान रखनी है, आपका क्वेश्चन खत्म है ये। अब पता है हमें निकल D8 का जब आप ऑर्गल डायग्राम बनाते हो तो यहाँ पर आपको 3A2G यही दिखाई देता है ऑक्टाहेड्रल के लिए, 3A2G ग्राउंड स्टेट होती है, A2 आ गया तो अल्फा 4 हो गया। बस अब सारी वैल्यूज को यहाँ पर रख दो, कुछ नहीं करना है। तो अब यहाँ पर क्या लिखोगे भाई, म्यू ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू 2.83 1 प्लस अल्फा कितना है भाई 4, लैम्डा कितना है भाई 315, और ये कितना भाई 12600 डेलो। बस सब चीज़ों को भी यहाँ पर रख दिया आपने, और अब इसको बस सॉल्व कर लेना। तो जो आपकी अप्रोक्स वैल्यू आएगी वो 3.11 बोर मैग्नेटॉन के आसपास आनी चाहिए, ठीक है भाई, ये आसपास वैल्यू आएगी आपकी। तो बी ऑप्शन भी खत्म हो जाता है, आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। म्यू ऑब्जर्व लिख लो या म्यू इफेक्टिव लिख लो, कुछ भी समझ लो। म्यू ऑब्जर्व भी लिखते हैं कई जगहों पे, म्यू इफेक्टिव भी लिखा जाता है, ऐसा नहीं कि ये ऑब्जर्व और इफेक्टिव अलग अलग है, सेम ही चीज है, बस ध्यान रखना। चलिए आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन ना, मतलब ये क्वेश्चन मैं कहूंगा इजी था, पर बहुत बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हुए होंगे, क्योंकि यहाँ पर सर यहाँ पर ना E0 की वैल्यूज दे दी कुछ वोल्टेज में, यहाँ पर पता नहीं क्या क्या दे दिया, सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन, आधे लोगों को पहले ही नहीं पड़ा होगा ये क्वेश्चन पूछा किस में है भाई। ये भी कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन था, और ये आपका मार्कस इक्वेशन से क्वेश्चन था, ठीक है, ये मार्कस इक्वेशन से क्वेश्चन था। जब आपकी क्रॉस रिएक्शंस होती है ना, जब भी आउटर स्फीयर इनर स्फीयर्स में, तब ये यहाँ पर यूज होती है। तो भाई यहाँ पर देख लो ये फॉर्मूला क्या होता है आपका, पहली बात तो फॉर्मूला ही बता देता हूँ। जो फॉर्मूला होता है आपका, जब भी क्रॉस एक्सचेंज के लिए आपको रेट कांस्टेंट की जरूरत होती है K12, ये आता है आपका अंडर रूट K11 मल्टीप्लाई विद अंडर रूट ऑफ K22 मल्टीप्लाई ऑफ K इक्विलिब्रियम ऑफ 12 मल्टीप्लाई विद F। वैसे तो आप यहाँ पर देखो F की वैल्यू तो हम यहाँ पर वैसे 1 ही ले लेते हैं, तो आप चाहो तो लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो F यहाँ पर 1 ही हो जाएगा वैसे आपका, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ लिख लो, चाहो तो ना भी लिखो, कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है, क्योंकि F क्या होता है आपका फ्रीक्वेंसी फैक्टर होता है, और यहाँ पर हम 1 ही मान लेते हैं इसको। तो इस बात की खत्म कर लेते हैं। देखो K11 उसने दिया है 4, ठीक है, K22 भी दिया है उसने 3 × 10⁷, तो हमें दो वैल्यूज तो ऑलरेडी दे रखी है। अभी K इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू है ये कैसे निकाले, तो भाई K इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सहारा लेंगे, और आप ये जानते हैं कि K इक्विलिब्रियम क्या होता है, 10⁻⁴
डिवाइड बाय 0.0591 अगर ये बात करता है 298 केल्विन, है ना, 298 केल्विन पे अगर बात कर रहा है तो देखो ये 25 डिग्री सेल्सियस है ना, तो यानी ये क्या है 298 केल्विन ही तो है। तो बस खत्म ये क्वेश्चन। भाई यहाँ से के इक्विलिब्रियम निकाल लो, के 11 और 22 की वैल्यू दे ही रखी है, के इक्विलिब्रियम यहाँ पर बात निकल जाएगा, सॉल्व कर लो। सबसे पहले आप क्या लिखोगे भाई, ई नॉट सेल की वैल्यू क्या आएगी, कैथोड माइनस एनोड। अब देखो यहाँ पर कैथोड और एनोड की देखना क्या आपको, पहली बात तो ये सीरियम जो है यहाँ पर रिडक्शन दिखा रहा है, ये बात मुझे दिख रही है, और जो आयरन है ये आपका क्या है ऑक्सीडेशन दिखा रहा है, ठीक है, यहां से दिख रहा है वैसे तो एनोड कैथोड कौन बनने वाला है, पर वैल्यूज देख के भी समझ आ जाएगा दोनों ही रिडक्शन की वैल्यूज दी हैं, तो बता रखा है आपको जहां पर भी रिडक्शन पोटेंशियल में ज्यादा वैल्यू आती है उसे आप कैथोड बोलते हो, और रिडक्शन पोटेंशियल में जिसकी वैल्यू कम आती है उसे आप एनोड बोलते हो। तो ये बन जाएगा भाई 1.7 माइनस 1 यानी 0.7 वोल्ट। ई नॉट सेल आ गया भाई 0.7 वोल्ट। बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ एक ही ट्रांसफर हुआ है भाई, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही होती है ना ये रिएक्शंस, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऑलरेडी ट्रांसफर हुआ तो n1 रखेंगे हम, बस अब सारी वैल्यूज को यहाँ पर यूज करना है बस। तो 10 की पावर n1 है, ई नॉट 0.7 है, नीचे आप 0.0591 रखेंगे। आप यहाँ पर जब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6.6 इंटू 10 की पावर 11 के आसपास, ये आ गई भाई के इक्विलिब्रियम की वैल्यू। बस ज्यादा दिमाग मत लगाना कि सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि 1 2 के लिए दिया है या 2 1 के लिए दिया है, अरे देख लो ना ये 2 के बीच में दिया है ना, इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम, तो 1 2 का ही तो होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। अब बस सारी वैल्यूज को पुट कर दो, अब कुछ नहीं बचा है इस क्वेश्चन में, सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दो, तो K12 आपका हो जाएगा अंडर रूट K11 देखो 4 दिया है 4, K2 कितना दिया है देखो, K22 3 इंटू 10 की पावर 7, ठीक है, के इक्विलिब्रियम आपका कितना आया भाई 6.6 इंटू 10 की पावर 11, ठीक है भाई इतना आया। बस अब इसे सॉल्व कर लो, K12 की वैल्यू यहाँ से जब आप पूरा वैल्यूज को डाल के सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्स आएगी 8.9 इंटू 10 की पावर 9 के आसपास, ठीक है। सॉरी नॉट 8.9, ये आपका 9.9 के आसपास आएगी, ठीक है, 9.9 इंटू 10 की पावर, एक मिनट, ओके, ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद आपकी आएगी लगभग 9.9 इंटू 10 की पावर 10 के आसपास, ओके सॉरी 9 के आसपास, ठीक है। जब आप इसको यहाँ पर अप्रॉक्स मानोगे तो इसको आप यहाँ पर क्या कह सकते हो, इसको अप्रॉक्स बोल दोगे 1, ठीक है, 1.0 के अप्रॉक्स बोल दोगे इंटू 10 की पावर 10, ठीक है, इसे हम अप्रॉक्स बोल सकते हैं 1 के आसपास। तो बस भाई इतना तो आप यहाँ पर अप्रॉक्स मान ही लोगे क्योंकि ऑप्शन उसने एग्जैक्ट नहीं दिए हैं। देखो ये देखो 10 की पावर तो 10 ही आएगी ना, 26 20 और ये 5, ये तो पावर से ही खत्म हो गया वैसे, ठीक है, ये तो पावर से ही खत्म हो गया, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। भाई अगर आप यहाँ पर पावर देखते तो 10 की पावर 9 और 10 की पावर 8 ऐसी कुछ आ रही थी, तो उससे ही खत्म हो गया ये क्वेश्चन, तो सॉल्व कर लेना। यहाँ से 10 की पावर 18 आएगी ना, इसे बाहर निकालोगे 10 की पावर 9 हो जाएगा, तो 12 इंटू 6.6 इसको अंडर रूट करोगे 9.9 के आसपास वैल्यू आ रही है। आई बात समझ में? चलिए, तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें करना क्या था, ठीक है। जब भी क्रॉस की इक्वेशन दी हो और आपसे पूछा जाए तो ये चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन काफी टाइम से पूछा नहीं जा रहा था, तो लग ही रहा था इस बार ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब ये है आपका यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया था आपका इस एग्जाम के अंदर। तो इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे, यहाँ पर पूछ रहा है द फ्री आयन ग्राउंड टर्म, ठीक है, ग्राउंड टर्म पूछ रहा है द कैलकुलेटेड स्पिन प्लस ऑर्बिटल मैग्नेटिक कपलिंग वैल्यू, ठीक है। देखो उसने भारी भरकम भाषा में लिख कर दे दिया, उसने यहाँ से आपसे पूछा क्या पता है, एक तो पहले तो आपसे ग्राउंड टर्म पूछ रहा है, ठीक है, ग्राउंड टर्म सिंबल, ठीक है, एक तो ये पूछ रहा है, फिर आपसे पूछ रहा है म्यू एसओ म्यू इफेक्टिव, ठीक है, ये दो चीज पूछ रहा है, और फिर वो 300 केल्विन के ऊपर कह रहा है कि क्या टेम्परेचर की रेंज यहाँ पे, क्या पर मैग्नेटिक मोमेंट की रेंज मेरी होनी चाहिए, ये पूछ रहा है वो आपसे सीधी सीधी। तो देखो मतलब इसने, देखो क्या बोलूं मैं, इसने मेहनत ही नहीं करवाई कुछ,
सारे ऑप्शन यहाँ पर सेम दे दिए 6s 5/2, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ग्राउंड स्टेट टर्म वगैरह तो निकालनी ही नहीं है। बताओ यहाँ पर कितना इजी कैसे हो सकता है। 3d5 आप जानते हो, ठीक है। 3d5 के लिए जब आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे तो यहाँ से 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट आना चाहिए वो कितना आएगा भाई, 5.9 के आसपास आएगा। वैसे सॉल्व कर लेना, अंडर रूट 5/5 + 2 यानी अंडर रूट आपका 35 होगा। और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 5.92 के आसपास आएगी वैल्यू। अब देखो चाहो तो आप इसको कैलकुलेट नहीं भी करते ना तो भी देखो कैसे सॉल्व होता है। भाई आप ये जानते हैं कि जो D5 होता है, जो D5 होता है इसमें ना तो कोई ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन होता है और ना ही यहाँ पर कोई LS कपलिंग होती है। इसी जगह पर आपका जो म्यू SO होता है और जो म्यू इफेक्टिव या फिर म्यू ऑब्जर्व्ड होता है, ये दोनों इक्वल होते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो भाई जब म्यू ऑब्जर्व्ड और म्यू SO ये दोनों ही इक्वल है तो 5.92, दो वैल्यूज देख लो कहां पर इक्वल दी गई है। तो क्या 5.92 और 6.7 इक्वल है? उड़ा दो। देखो ये 5.59 और 6.7 इक्वल नहीं है, उड़ा दो। ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ग्राउंड स्टेट टर्म वगैरह निकालनी नहीं थी, वो बात खत्म हो गई। ये भी नहीं करने की जरूरत थी, मैं बस इतना जानता हूं मैं, और इससे मेरे दो ऑप्शन खत्म भी हो गए। अब मुझे सिर्फ इतना देखना है कि 5.8 के आसपास वैल्यू आएगी या 4.8 के आसपास। तो भाई आप ये बात जानते हो कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर ज्यादा होता है ना, जब भी आप कहते हो कि लो स्पिन पे आप, मतलब लो टेम्परेचर पे आप क्या कहते हो कि कॉम्प्लेक्स मेरा लो स्पिन में होता है, और जब भी आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो वो कॉम्प्लेक्स आपका हाई स्पिन में ही रहता है ना, हाई स्पिन में ही रहना पसंद करता है। तो अगर मैं यहाँ पर D5 की बात करूं, D5 यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर देखो 300 केल्विन मतलब ठीक ठाक टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर ही मानते हैं इसको हम। तो मतलब ये पक्का हाई स्पिन में ही रहना पसंद करेगा, है ना, ये हाई स्पिन में ही रहना पसंद करेगा। इसका मतलब यहाँ पर अभी भी ये 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन ही दिखाएगा, ये लो स्पिन में जाकर यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन को चेंज नहीं करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर n अभी भी स्टिल 5 ही रहने वाले हैं, और टेम्परेचर की वजह से आपको दिखेगा कि इतना ही फ्लक्चुएशन दिखेगा, है ना। तो ऑप्शन ए आपको यहाँ से करेक्ट दिखेगा। वैसे तो देखो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन तो आपको यहाँ से पता है ना, अगर होगा भी लो स्पिन में तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर कम नहीं होगा, होगा तो सिर्फ एक ही बचेगा अनपेड इलेक्ट्रॉन में। तो टेम्परेचर की वजह से कभी मैग्नेटिक मोमेंट इतना चेंज नहीं होता, इतना डिक्रीज तो नहीं होगा जितना यहाँ पर दिखा रहा है, इतना आपको डिक्रीज होता हुआ नहीं दिखाई देगा ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? तो भाई देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो कुछ खास क्वेश्चन नहीं थे, बिल्कुल इजी से हलवे से क्वेश्चन थे, क्योंकि ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन यहाँ पर थी नहीं इस क्वेश्चन में, इसलिए कुछ ज्यादा क्वेश्चन में दिक्कत होनी नहीं थी, ठीक है। चलिए मेरे ख्याल से आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे जितने भी हमने यहाँ पर आप डिस्कस करे हैं। तो कोऑर्डिनेशन के अंदर भाई आपके यहाँ पर इतने ही क्वेश्चन थे, तो मेरे ख्याल से आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन में डाउट है तो भाई आप नीचे कमेंट में डाल देना। वैसे तो होना नहीं चाहिए भाई, सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दी है, पर होगी तो भी मुझे बता देना, ठीक है। चलिए भाई हम यहाँ पर अब वीडियो खत्म करते हैं, हम मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के थैंक यू।